नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और आपका स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड के बारे में, सेक्शन 101 के बारे में। ठीक है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, आपको कल का टॉपिक क्लियर हुआ नहीं हुआ, फटाफट बताइए। देखिए जब तक देखिए हमारा एक करंट में बैच चल रहा है आरजेएस का, आज से क्लासेस स्टार्ट हुई है। ये क्रैश कोर्स है, क्लियर, क्रैश कोर्स है ये। किसके लिए? आरजेएस के लिए। अभी एग्जाम में लगभग 2.5-3 महीने हैं, 28 एक्ट हैं, तो इसमें क्रिमिनल लॉ और उसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ, क्लियर, जो सीधे यहाँ नहीं दिल में उतरेंगी आपके। एक बार बस मेमोराइज कर लीजिए, एक बार थोड़ा सा बस हमारा तरीका समझ लीजिए, फिर आपको रटने की जरूरत खत्म हो जाएगी जीवन में आगे जाकर। हाँ, अच्छा, तो इसका प्राइस क्या है बैच का? देखिए वैसे तो इस बैच का प्राइस 10,000 रुपये था। उसके अंदर लॉ, अदर, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाया जा रहा था, तो अगर वो बैच लेना है तो वो 10,000 का है। लेकिन अगर आप केवल लॉ पढ़ना चाहते हैं तो उस बैच का प्राइस है 7,500 रुपये। और ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी टारगेट फॉर आईक्यू से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ऑफर है 5,000 रुपये का। पूरा क्रैश कोर्स मात्र 5,000 रुपये में टारगेट फॉर आईक्यू के ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनके लिए, और जो न्यू स्टूडेंट है अपकमिंग है उनके लिए 7,500 का मात्र। ठीक है, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7500110314, क्लियर। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ऑफर वगैरह अगर कोई होगा तो उस पर देख लीजिएगा, आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? कल जहाँ हमने छोड़ी थी, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर से। समझ में आ गया था आपको? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे प्लीज, कंफर्म कराइए आपको समझ में आया कल की क्लास या नहीं, बताइए फटाफट। हाँ जी, मजा आया कल की क्लास में, ये बताओ पहले, बाकी बात तो बाद में होगी। जल्दी से बताइए, मजा आया कल? पक्की बात है? देखो, अब आज कल जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे आज थोड़ा सा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये। सेक्शन 100 हमने कल पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। वो सारे 3 क्लॉज हमने पढ़ी लिए थे कल। इसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन जो है, इसके इलस्ट्रेशन आपको नहीं छोड़ने हैं, सारे इलस्ट्रेशन गो थ्रू करने हैं कि सही है। एक स्टिक बिछा देता है उसके पिट के ऊपर और उसे लगता है, मतलब एक गड्ढे के ऊपर लकड़ी बिछा देता है, घास बिछा देता है, दूसरे से चल जाओ उसके ऊपर, उसे पता है इसके नीचे गड्ढा है, सामने वाला गिर जाता है, तो उसने क्या करा है? आपराधिक मानववध करा है। ऐसे करके इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, सब पढ़ लेना। हाँ, डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन पर। देखिए कल जो मैंने आपको सेकंड वाले पैरा का जो एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल क्या दिया था? कोई व्यक्ति है, जैसे उसके छेदी सिंह का बताया था, उसके सर में ट्यूमर है एक साइड, पता नहीं किस साइड है, तो वही वाला एक्सप्लेनेशन है ये। क्या कि अ पर्सन हु कॉज बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर। एक ऐसा व्यक्ति जैसे ऑलरेडी कोई डिसऑर्डर है, कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी बेकार या फिर किसी रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, उसको क्या है? कोई डिसऑर्डर है या उसे कोई डिसीज है या बॉडीली क्या है? इन्फर्मिटी है उसे कोई, आप जानते हो। हाँ, शारीरिक क्षति कारित करता है और उसके द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है। त्वरित का मतलब है एक्सेलरेट कर देता है। एक्सेलरेट का मतलब होता है जैसे सपोज करो आप कहीं और मारते तो वो नहीं मरता, लेकिन आपने उसी जगह पर अटैक अगर सपोज करो कर दिया तो एक्सेलरेट हो गई, हाँ मर गया वो, तो उसकी मृत्यु कारित करता है। तो ये समझा जाएगा उसने क्या करा गया है? आपराधिक मानववध करा है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है कि भाई कि जहां शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, यानी जो शारीरिक क्षति आप बॉडी इंजरी कर रहे थे सेकंड क्लॉज में, जिससे क्या हुई? मृत्यु कारित हुई है, वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की है, तो जो व्यक्ति शारीरिक क्षति कारित कर रहा है उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। क्या हम यही मान के चलेंगे कि तुमने उसकी डेथ कारित करी है, भले तुम मारना नहीं चाहते थे, उसकी जान नहीं लेना चाहते थे, शारीरिक क्षति ही करी तुमने, लेकिन वो मर गया, तो हम आपको ही मानेंगे जिम्मेदार। जैसे आपने किसी के चाकू से वार किया, एक हाथ पे ऐसे करके बस कट लगाया, सामान्य आदमी नहीं मरेगा एक कट से कोई, लेकिन उसे डायबिटीज थी मर गया, वो तो हम मान के चलेंगे आपने ही उसे मारा है। ठीक है, और यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। अब जो आपका ऑफेंडर है वो ये नहीं कह सकता कि भाई देखो यार, देखो हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो जरा सा चाकू मारा, अगर उसको सही से ट्रीटमेंट मिलता, डॉक्टर अच्छे होते तो बचा लेते जान, मेरी गलती नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 कह रहा है कि भाई मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है। देखो मां के गर्भ में अगर कोई बच्चा है तो क्या उसका आपराधिक मानववध हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? हमने अभी मिसकैरेज पढ़ा था पिछले सेक्शनों में। हाँ बेटा, मिसकैरेज क्या होता है कि बच्चे के जन्म से पूर्व अगर उसकी हत्या की जा रही है, उसे हत्या मतलब सॉरी मृत्यु कारित की जा रही है, तो हम उसे मिसकैरेज कहते हैं। बर्थ से पहले, किससे? बर्थ से पहले। तो मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है, किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध होगा। जीवित शिशु, अब जीवित शिशु क्या होता है? बॉर्न चाइल्ड क्या होता है? यदि कब मानेंगे तो कह रहा है आगे, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आए, मतलब शरीर से, और यदि भी उस शिशु ने श्वास तक ना ली हो या पूर्णतः जन्म ना लिया हो। जैसे क्या है, जैसे सपोज करो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, ठीक है, उसकी डिलीवरी हो रही है, मान के चलो उसका पैर का पता चला, पैर की साइड से डिलीवरी हो रही है, एक नाखून तक बाहर आ गया ना इस संसार के अंदर, तो हम मान लेते हैं वो बच्चा क्या है? जीवित है। भले ही कह रहे हैं उसने एक सांस ना ली हो इस दुनिया में, अभी सर आना बाहर बाकी है, सही है, बात सी सेक्शन से ऑपरेशन हो रहा है, बच्चा अभी केवल पैर पकड़ के ऐसे ऊपर को उठाया और बच्चे को उल्टा,
अभी सर तो अंदर ही है, लेकिन उसने मान के चलेंगे क्या है, वो बच्चा जीवित है और उसने जन्म ले लिया है इस संसार के अंदर। और अब अगर आप उसकी मृत्यु कारित कर देते हो तो अब वो मिसकैरेज नहीं कहलाएगा, अब वो क्या कहलाएगा, आपराधिक मानववध कहलाएगा। ठीक है, कोई बाहर हिस्सा ना निकला हो, यद्यपि उसने श्वास ना ली हो, या यद्यपि उसने पूर्ण रूप से जन्म तक नहीं लिया हो, तब भी हम मानेंगे आपने क्या करा, आपराधिक मानववध करा है। ये तीनों एक्सप्लेनेशन लाइन से याद करोगे, लाइन से आप, ठीक है। अब इसके बाद 101 में मर्डर आ गया। क्या कह रहा है इसमें, इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। कह रहे अगर, देखो सीधी सी बात ये कह रहा है, अभी आगे 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं। कह रहा है अगर उन 5 एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी कार्य यहाँ होगा, कोई भी हत्या होगी, कोई भी आपराधिक मानववध होगा तो हम उसे हत्या मानेंगे। कब, ये 4 क्लॉज के अंदर। तो एक्सेप्शन जैसे क्या है, इलस्ट्रेशन कि ए शूट जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, ए कमिट्स मर्डर, इन्हें मर्डर कराए। ये डायरेक्ट लाइन देता है प्री में, भैया प्री में डायरेक्ट लाइन देगा और आप कहीं इधर उधर घूम जाओ, मर्डर याद रखना इसको, ठीक है। इसके बाद ये सारे इलस्ट्रेशन पेपर में आते हैं, गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब देखो सीधे हम आते हैं एक्सेप्शन पर। एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। कल मैंने आपको 3 केस बताए थे जिसमें डिस्टिंक्शन किया गया था मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में। पहला आर वर्सेस गोविंदा का था, फिर दूसरा क्या था, आर पुनैया का केस था, फिर अगस्टन सेल्डाना का केस था। ये 3 केस कल मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक आध केस के ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे बाद में। तो एक्सेप्शन 1 की बात करते हैं। पहले क्या कह रहा है, कह रहा है भाई, कह रहा है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। देखो क्या होता है कल्पेबल होमिसाइड, जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा संविदा में कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ये पढ़ा है आपने, संविदा में पढ़ा होगा। वैसे क्या है, कह रहा है ऑल मर्डर्स, हर मर्डर के अंदर कल्पेबल होमिसाइड तो भैया होता ही होता है, लेकिन हर ऑल कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते हैं, हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होंगे। जैसे सपोज करो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ठीक है, मृत्यु हुई है तो वो कल्पेबल होमिसाइड तो गिरी सी हालत में होगा। मान के चलो किसी की मृत्यु आपने कारित कर दी तो गिरी सी हालत में वो क्या होगा भाई साहब, कल्पेबल होमिसाइड तो होगा नहीं होगा। अब पता चला उस ऑफेंस की अगर ग्रेविटी ज्यादा निकली तो वो क्या बन सकता है, तो वो बन सकता है आपका मर्डर। क्या बन सकता है, मर्डर। क्लियर। तो वही कह रहा है ये क्या कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं होगा, तो एक्सेप्शन के दशाओं में नहीं होगा। अदरवाइज ऊपर की 4 कंडीशन में होता है तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि भैया पहला एक्सेप्शन कह रहा है आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जब वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से, यानी क्या कर रहा है वो, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल को क्या कर दे रहा है, खो दे रहा है, आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो उस व्यक्ति की जिसने कि उस प्रकोपन को दिया था, मृत्यु कारित कर दे उसकी, या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित कर दे, उसकी मृत्यु कारित कर दे कि या किसी और की दे दे। सपोज करो एक व्यक्ति सामने खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति सामने खड़ा है और वो क्या कर रहा है, दूसरे को प्रकोपन दिला रहा है। जैसे KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आपने सुना होगा, उसकी स्टोरी रुस्तम पिक्चर भी आपने देखी होगी। मान के चलो जो व्यक्ति था जिसके साथ उसकी बीवी के संबंध थे, वो व्यक्ति बहुत थोड़ी दूरी पे खड़ा है, जैसे 10 मीटर पे खड़ा है, 50 मीटर पे खड़ा है, सही है। अब वो उधर से उसकी वाइफ के लिए कुछ बोल रहा था। अब हुआ क्या, वहां पे सडन लड़ाई नहीं हुई थी, बाद में जब वो मिलने गया था तब उसने कुछ गलत शब्द यूज करे थे उसकी वाइफ के लिए, है ना। उसने बोला था अगर मैं हर एक महिला के साथ सोता हूं तो क्या, मतलब किसी भी महिला के साथ सोता हूं तो क्या इसका मतलब ये कि मैं उससे शादी कर लूंगा। तो इस बात पे वो भड़क जाता है, उसका पति जो होता है। उन्होंने कहा भाई चल ठीक है, तू अगर चाहता था उसको तो सही है, उससे शादी कर लेता, खुश रखता उसे, लेकिन ऐसे शब्द यूज कर रहा है उसके लिए तो उसे गुस्सा आ जाता है, तभी वो शूट कर देता है उसे। तो मान के चलो हमारे जो अक्षय कुमार है उस मूवी में रुस्तम में, उनके पास गन नहीं है, उनके पास मान के चलो भाला है या उनके पास चाकू है। जैसे स्नाइपर होते हैं वो चाकू मार ऐसे करके मार देते हैं, सीधे सर में टक से लग जाता है, गर्दन में आर पार हो जाता है। तो हमारे स्नाइपर थे, वो आदमी सामने 50 मीटर पे खड़ा है, अब प्रकोपन तो आ गया, उन्होंने कहा पास जाने से बेहतर है यहीं से चक्कू उन्होंने उड़ा के मारा। अब पता चला सामने वाला हट गया, पीछे कोई आदमी खड़ा उसके जाके लग गया, मर गया वो। तो कह रहा प्रकोपन की वजह से या तो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसने प्रकोपन दिलाया है, या भूल या दुर्घटना की वजह से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, तो ये मर्डर नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। बताओ बात क्लियर है जल्दी से। लेकिन किंतु परंतु बंधु, देखो सीधी सी बात यह है कि प्रोवोकेशन की बात चल रही है, यानी प्रकोपन की बात चल रही है। तो एक बात बताओ कि सपोज करो मैं किसी को प्रवोक करूं और वो उधर से मुझे मारने आए तो मैं और प्रवोक हो जाऊं और उसे मार दूं, क्या ये सही है? बताओ, गलत बात है नहीं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि प्रोवाइडेड दैट प्रोवोकेशन इज नॉट, लेकिन प्रकोपन जो है कह रहा है शॉट और वॉलंटरली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। तो प्रकोपन है किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में वांछनीय ना हो या स्वेच्छा प्रकोपित ना हो। यानी जो आदमी क्या कर रहा है, जो आदमी क्या कर रहा है, किसी की मृत्यु कारित कर रहा है, ये ना हो कि प्रकोपन उसी ने दिया था,
सपोज करो जैसे अभी रुस्तम मूवी को ही ले लो, तो हमारे अक्षय कुमार साहब इधर से गए, वो ही उससे कह रहे हैं कि मैं तेरी जान ले लूंगा, मैं तेरे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और पता चला और दुनिया भर की उसे सुना डाली है, कुछ कह दी। अब वो गुस्से में आ गया, सामने वाला प्रवोक हो गया। अब उनने सामने वाले ने जैसी डंडा उठाया मारने के लिए अक्षय कुमार को, अक्षय कुमार ने यहीं से चक्कू फेंक के मार दिया, मार डाला उसे। अब ये बताओ, जो आदमी खुद प्रोवोकेशन दिला रहा है और सामने वाले ने कुछ कह रही तो वो उल्टा प्रवोक हो गया। तो ऐसा नहीं करना है काम, ठीक है। प्रोवोकेशन ऐसा ना हो कि आपका खुद का रिजल्ट हो, खुद का क्रिएटेड प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी व्यक्ति का क्या कह रहा है, शॉट और वॉलंटरी प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज ऑफ किलिंग और डूइंग हार्म। दूसरा कह रहा है गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ, या आपको प्रकोपन इस वजह से ना आया हो कि कोई व्यक्ति विधि का पालन करते हुए कोई कार्य कर रहा है, किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया हो प्रकोपन जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा किसी ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधि पूर्ण प्रयोग में की गई हो। एक पुलिस ऑफिसर है, वो आपको अरेस्ट करने आया है, क्या करने आया है, अरेस्ट। तो भैया उसके बाद आपके नाम का वारंट है तभी तो अरेस्ट करने आया है आपको, या आपने कॉग्निजेबल उसे अथॉरिटी है नहीं है। वो अपनी क्या कर रहा है, विधि का पालन कर रहा है, अपनी जो शक्तियां उसका विधि पूर्ण प्रयोग कर रहा है। और आपको, हम तो वो है मुख्तार अंसारी हैं, हम तो विकास दुबे हैं, तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम हमें अरेस्ट करो बेटे, अभी लो तुम सीधे गन निकाल के AK-47 दाग दी पीतल अंदर पुलिस वाले के। तो ये कोई प्रकोपन नहीं हुआ, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है भाई साहब, बात समझ में आ गई। तीसरा कह रहा है गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सही है। कह रहा है किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया हो जो प्राइवेट डिफेंस के प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। यानी कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यूज कर रहा है और तुम उसको ही निपटा दो। कहने का मतलब ये, जैसे सपोज करो एक डकैत है, एक डकैत है, ठीक है, ये घर के अंदर घुसना चाह रहा है, दरवाजे पे नॉक नॉक कर रहा है, क्या कर रहा है, नॉक नॉक, कुछ आ रहा है नॉक नॉक से याद है, मूवी देखिए वो मैं तेरा हीरो, वरुण धवन करता है नॉक नॉक, बोला कौन, नॉक नॉक, कुछ याद आया, अंगद क्या था उसमें। तो डकैत नॉक नॉक कर रहा है, दरवाजा खोलो हमें अंदर आना बेटे। ये कह रहा भाई साहब मेरे जीते जी तो अंदर आओगे नहीं, और चार बातें और सुना रहा है अंदर वाला आदमी। अब डकैत ने क्या करा, डकैत प्रोवोक हो गया हमारा, ये तो प्राइवेट डिफेंस कर रहा है अपना, क्या कर रहा है, प्राइवेट डिफेंस। इतने नीचे से पता चला पानी बहा के, पानी में बिजली के तार छोड़ दिए, इस डकैत को लग गया करंट, अभी तो गुस्सा आ गया, प्रोवोकेशन आ गया। भाई साहब तुम खुद डकैत, तुम्हें कहेगा प्रोवोकेशन, आदमी तो बचाएगा अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट तो यूज करेगा ही। बात समझे नहीं समझे। तो कह रहा है गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई अगर अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहा है और तुम उसकी वजह प्रवोक हो जाओ उसकी वजह से, तो भैया ये तो उसका राइट है, ठीक है, वो प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन कह रहा है वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन। देखो प्रकोपन जो हो ना आपका इतना गंभीर और अचानक, देखो अचानक लिखा हुआ है और गंभीर लिखा हुआ है, सही है, कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, ये तथ्य का प्रश्न है, यानी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि प्रकोपन था नहीं था, था तो ग्रेव था, और सडन था या नहीं था। देखो सडन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पे आया, यही डकैत की बात कर लेते हैं, यही डकैत की बात कर लेते हैं, दरवाजे पे आया, ठीक है, मान के चलो, या कोई व्यक्ति आया आपको प्रवोक कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको प्रवोक कर रहा है, और कह रहा है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे पास 2 दिन का समय है और तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें धमकी दे रहा है। वो क्या दे रहा है, तुम्हें धमकी दे रहा है। चाकू लेके आया नहीं है, कह रहा है 2 दिन बाद लाऊंगा, चाकू ऑर्डर करा है रामपुर से, रामपुरी चाकू, उसी से मारूंगा तुम्हें, ठीक है, उसी से मारूंगा तुम्हें, 2 दिन बाद आऊंगा या 2 घंटे बाद आऊंगा। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे तो सामने वाला प्रकोपन कर रहा है, प्रकोपन नहीं धमकी दे रहा है, तो आपका जो प्रकोपन है क्या वो सडन है, बताओ क्या सडन हो सकता है। वो 2 घंटे बाद आने को कह रहा है कि 2 घंटे बाद आके मारूंगा, अभी तो जान को खतरा नहीं है ना तुम्हारा, अभी है खतरा नहीं है, तो कह रहा है प्रोवोकेशन सडन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सडन होना चाहिए। जैसे KM नानावती के केस में क्या था, जैसे वो पति, तुमने मूवी देखी होगी, तो जब घर लौट के आता है तब उसे पता चलता है, क्या निरूपमा जी क्या कह रहे हो आप, कौन सा वाला समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा कमेंट करो। मैं क्या बता रहा रुस्तम, तो वो जब घर आया लौट के तब उसे पता चलता है उसके अफेयर के बारे में, तो क्या वहां पे किसी ने उसे प्रोवोकेशन दिलाया, क्या वो सडन है प्रोवोकेशन, नहीं। सडन कब हुआ, जब उसने सामने वाले ने कोई बात बोली, ठीक है। तो क्या कोई चीज सडन प्रोवोकेशन होगी नहीं होगी, ये क्वेश्चन ऑफ क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तथ्य का प्रश्न होता है, किसका, तथ्य का प्रश्न होता है। कमेंट करो निरूपमा जी फटाफट, ठीक है। इसके बाद अगला है नेक्स्ट आपका एक्सेप्शन 2, क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड का ए, प्रोवाइडेड का ए, अच्छा एक मिनट को, प्रोवाइडेड का ए कह रहा है कि भाई देखो, परंतु प्रकोपन जो है किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में वांछनीय ना हो या स्वेच्छा प्रकोपित ना हो। देखो क्या है प्राइवेट डिफेंस, मैंने आपको पढ़ाया था, प्राइवेट डिफेंस का राइट क्या किसी ऐसे व्यक्ति को है जिसने खुद इनिशिएट कराया कोई एक्ट। जैसे सपोज करो मैं तुम्हें आके धमकी दे रहा हूं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने भी, और बंदूक तुम्हारी तरफ मैंने तान रखी है, और तान रखी बंदूक, तुम्हारे पास भी पता चला बंदूक निकाली तुमने, ये सपोज करो मेरे हाथ में चाकू है, मेरे हाथ में क्या है, चाकू है, मैं तुम्हें धमका रहा हूं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है नहीं है, बताओ जल्दी से, राइट है।
आपने पता चला बंदूक निकाल ली, आपने भी क्या निकाल ली, बंदूक निकाल ली, सही है। अब मेरे हाथ में चाकू है, मैं धमका दिया था आपको, और आपके हाथ में बंदूक है, आप अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहे हो जान बचाने के लिए। बात समझ में आ रही है इतनी सी, सही है। अब पता चला मैंने जैसे ही देखा आपके हाथ में बंदूक है, भाई साहब मैं शक पका गया, मैंने तुरंत चक्कू लेके ऐसे करके मार दिया आपकी जान चली गई। अब कोर्ट में मुझे पकड़ लाए तो मैंने कहा देखो जज साहब ऐसा है कि हमने जो कृत्य करा है वो प्राइवेट डिफेंस में करा है। किस में करा है? प्राइवेट डिफेंस में करा है। तो क्या एग्रेसर, क्या जो व्यक्ति अपराध कर, जो एग्रेसर है, क्या कहते हैं हिंदी में एग्रेसर को, जो उत्तेजक है, यानी कि जो अपराध कर रहा है, क्या उसको प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है? एग्रेसर को कभी नहीं होता है। वैसे ये कह रहा है कि जो आदमी प्रोवोकेशन कॉज कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रोवोकेशन कॉज कर रहा है, और सामने वाले ने भी कुछ कर दिया तो वो उसकी बात से प्रोवोक हो गया। जैसे सपोज करो, और लो एग्जांपल, ये है हमारा कल्लू। ये कौन है? कल्लू। क्या बात है, ये तो लल्लू लग रहा है, कल्लू नहीं है। ये है कल्लू, और ये है हमारा थॉर। ये है हमारा कौन? थॉर, सही है। इसकी तो बॉडी है, देखो बॉडी शॉडी बना दो उसकी, सही है। ये है हमारा कौन? थॉर। अब इस कल्लू ने क्या करा? इस कल्लू ने इसकी नाक खींच दी, ऐसे करके टेढ़ी कर दी, इसकी नोज खींच दी, इसकी पकड़ के ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हिला दी। थॉर को गुस्सा आ गया। थॉर ने कहा देख बहुत हो गई तेरे को, तू बहुत बताऊं तो बदतमीजी कर रहा है अभी। तो कल्लू कह रहा हाँ बता क्या कर लेगा तू मेरा। तो कल्लू ने पता चक्कू निकाला, कर दिया इसके अंदर। अब बताओ यहाँ पे कार्य की शुरुआत किसने करी? बताओ, प्रोवोकेशन पहले किसने लाया? प्रोवोकेशन दिलाया इसने। अब इसे अगर प्रोवोकेशन आ जा रहा है और ये इसकी मृत्यु कारित कर दे रहा है, तब तो भाई साहब ये कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा, ना कि मर्डर कहलाएगा। पता चला इसके बाद थॉर का तो एक हाथ पड़ गया ना। थॉर देखिए वो अपना अवेंजर वाला, थॉर ने अगर एक हाथ मार दिया तो भाई साहब आयरन मैन तक नीचे घुस गया था जमीन के 10 फुट। ये तो कल्लू बिल्लू पता ना चटनी बन जाएगी इस कल्लू की। अगर ये मार दे एक हाथ इसके अंदर तो ये मर्डर न कहलाएगा, कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। बात समझ में आई? लेकिन बेचारा ये कह रहा, अब देखो क्या होता है, जिसपे शक्ति होती है ना, कहते हैं आदमी जितना ज्ञानवान होता है, जितना पैसे वाला होता है, वो उतना ही मतलब सज्जन होता है, उतना ही दबा हुआ प्रकृति का होता है। कहते हैं गहरा जल शांत होता है। थोर कह रहा है इतनी शक्ति है, मैंने जरा इसमें फूक मार दिया, मर जाएगा, तो छोड़ दो नालायक को, बदतमीज को। कल्लू मान नहीं रहा। इनने थोर ने जैसी इसको धमकी दी ना, इनने कहा चलो मुंह से कह दे रहे हैं कि मान जा भी मान जा। वो कह रहा मान दे, क्या कह रहा है तू उससे। तो कल्लू ने पता चला बंदूक निकाली या पता चला को निकाली तो शूट कर दिया। क्या कर दिया? शूट। अब इससे पूछा गया भाई तुमने उसे शूट करा तो तुमने तो मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। तो कल्लू कह रहा भैया देखो हमने मर्डर नहीं करा, हमें प्रोवोकेशन दिलाई थी थॉर ने। क्या दिलाई थी? प्रोवोकेशन। हमें गंभीर अचानक प्रोवोकेशन किसने दिलाया? थॉर ने दिलाया था। तो बताओ क्या बात इसकी मानी जाएगी कल्लू की? क्या इसका मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में आएगा? बताओ आएगा नहीं आएगा? अब बताओ, समझ में आई? बताइए। नहीं आएगा ना? अच्छा समझ में आ गई? अब बताओ फटाफट, अब आ गई बात समझ में? क्या बात है, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? ये बता दो बस, अब आ गया समझ में? क्लियर हो गया? क्या बात है, बस यही तो हम चाहते हैं। धन्यवाद। इसके बाद सेकंड एक्सेप्शन पे आते हैं। कहाँ गए भाई? देखो अब ये चीज यहाँ पे मैंने बता दी कि प्रोवोकेशन सडन एंड ग्रेव है नहीं है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आ गया हो, देखो इसके बाद एक्सेप्शन 2 ये रहा, कह रहा है भाई कि culpable homicide is not murder if the offender in the exercise in good faith। देखो यहाँ गुड फेथ लिखा हुआ है, इसको याद रखना, गुड फेथ है सेकंड वाले एक्सेप्शन में। गुड फेथ में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज कर रहा है आपकी पर्सन के और प्रॉपर्टी के, और उस प्राइवेट डिफेंस की पावर को वो क्या कर देता है? एक्सीड कर देता है। क्या कर देता है? एक्सीड। जैसे हमने आपको जब प्राइवेट डिफेंस पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि भाई तो आपको अपना प्राइवेट डिफेंस करना है वो प्रपोर्शन में करना है, कि यानी कि जितनी आवश्यकता है उतना प्राइवेट डिफेंस। पता चला कोई व्यक्ति आपकी तरफ मुक्का ऐसे दिखा के मारने को आ रहा है, तो उसको बचने के लिए आप उसको क्या करोगे? बहुत से बार चलो एक डंडा मार लो, पैरों में मार लो, हाथों में मार लो, ठीक है, ऐसा कुछ कर लो। तुमने सीधे बंदूक निकाली और सीधे उसके पता चला पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया। बताओ ये क्या आवश्यक है? इतना प्रोपोर्शन। वो तो मुक्का मारने आ रहा, बेटा मुक्का मारता बहुत एक दांत निकल जाता और पता चला लाल पीले हो जाते, काले हो पड़ जाती आंख, ऐसा कुछ हो जाता। तुमने बंदूक निकाली और दाग दी गोली, है ना। तो क्या कह रहा है कि कोई गुड फेथ में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है ना, और वो क्या कर देता है? अपनी पावर को एक्सीड कर देता है, सही है। तो ऐसा कृत्य आपका मर्डर ना कहला के क्या कहलाएगा? कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा, जब अपनी पावर को एक्सीड कर दे रहे हो, ठीक है। चलो, लेकिन यहां पे एक चीज और दे रखी है आगे कि भाई एक्सीड कर देता है पावर गिवन टू हिम बाय द लॉ एंड कॉज द डेथ ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम ही इज एक्सरसाइजिंग सच राइट ऑफ डिफेंस विदाउट प्री मेडिटेशन। इस शब्द को मार्क कर लो जरा यहाँ पे। देखो सामने वाला जो एक्ट कर रहा है ना, प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज कर रहा है, उसका कोई प्री मेडिटेशन नहीं होना चाहिए। एंड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग मोर हार्म देन
नेसेसरी, और उसकी ये इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको और हार्म पहुंचा दूं। जैसे क्या होता है, कोई आदमी क्या होता है, घबरा जाता है परिस्थितियों में। जैसे सपोज करो तुम्हारी तरफ शक्ति कपूर, वो शक्ति कपूर साहब देखें, खतरनाक गुंडे जो होते थे, शक्ति कपूर साहब, अमरीश पुरी साहब, अगर ऐसा कोई आदमी दौड़ते हुए आ रहा है, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, तो हो सकता है तुम डर जाओ, बाकी में बंदूक निकाल के मार दो। हाँ, बाकी में क्या निकाल दो, बंदूक मार के निकाल दो। जैसे कुछ पर्सनैलिटी होती है, जैसे हमारे इंस्पेक्टर अविनाश, जानते हो बेटा, वो सीरीज है अविनाश के, उनके नाम से ना, इंस्पेक्टर अविनाश के नाम से गुंडों ने भाई साहब सरेंडर कर दिए थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अब उसी टाइप का समझ करो कोई गुंडा है, अब वो तुम्हारे सामने आ जाए हफ्ता वसूली करने, हाँ, तो हो सकता है कि तुम डर के मारे, भले ही वो कुछ नहीं कर रहा है, तुम क्या कर दो, बंदूक निकाल के तो शूट कर दो, वहीं निपटा दो, समझे। लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं हो ऐसी एक्सीड करने की, विदाउट इंटेंशन कर रहे हो अपनी पावर को एक्सीड करने की, और बिना किसी प्री मेडिटेशन के, बिना अपनी प्री मेडिटेशन के पहले से ही मन बना के नहीं बैठे हो कि ये आदमी आगे आगे तो सीधे गोली ही मारनी है इसको, गोली से नीचे तो बात ही नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद सी कह रहा है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, मर्डर नहीं होगा कब, जब पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए, या कोई ऐसा व्यक्ति जो एडिंग पब्लिक सर्वेंट को एड कर रहा है, एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट, और किसके, पब्लिक जस्टिस के एडवांसमेंट में। यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या लोक सेवक को मदद देते हुए जो न्याय को, क्या लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए, जो पावर उसे दे रखी थी ना विधि ने, उससे क्या कर दे, वो एक्सीड कर दे, क्या कर दे, एक्सीड कर दे। जैसे पुलिस ऑफिसर को क्या पावर होती है, किसी कॉग्निजेबल केस में किसी पर्सन को अरेस्ट करने की पावर होती है, और अरेस्ट करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, वो उस हद तक जा सकते हैं जो भी एनी मींस दे कैन यूटिलाइज, सारे मींस यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ केस हैं जहां पे वो डेथ भी कॉज कर सकते हैं, जब आदमी ऐसे किसी ऑफेंस का सस्पेक्टेड है, सही है, या कन्विक्टेड है, जिसमें क्या है, सजा आपराधिक मानव क्या है वो आपकी आजीवन कारावास है या डेथ पेनाल्टी है, तो तब उसकी हत्या भी कर सकते हैं अरेस्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन पता चला कोई मामला ऐसा है जिसमें 3 साल तक की सजा है, 3 ईयर तक की सजा है, अब इसे अरेस्ट करने वो गए, 10 साल तक की सजा है, इसे अरेस्ट करने गए, अब ये भाई साहब मृत्यु से दंडनीय तो नहीं है, ना ही लाइफ इंप्रिजनमेंट से दंडनीय है, नहीं है ना, तो क्या इसे इसकी मृत्यु कारित करने का अधिकार है, तो भैया नहीं है मृत्यु कारित करने का। लेकिन ये अपनी विधि द्वारा दी गई शक्ति से क्या बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अपनी जो लिमिट है उससे आगे बढ़ के काम कर देते हैं, ठीक है। इनने का निकालो बंदूक, देखी जाएगी होगा जो सो, ठीक है, एनकाउंटर कर देते हैं इसका, क्या कर देते हैं, सुना है एनकाउंटर, पता चला एनकाउंटर कर दिया इसका, फेक एनकाउंटर, बात क्लियर है। तो और ऐसा कार्य करके जिससे वह विधिपूर्ण या ऐसा लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य में सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, और व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई हो बेमनस्य के बिना, है क्या है ये शब्द हिंदी, इल विल के बिना क्या करता है, डेथ कॉज कर देता है सामने की, लेकिन उसकी इल विल नहीं है कोई, वो तो बेचारा बस अपनी पावर यूज कर रहा है, पावर जरा सी एक्सीड हो गई, सही है, पैर में गोली मारना चाह रहे थे, सामने वाला जैसे उन्होंने गोली चलाई वो डर से एकदम जैसे नीचे गिरा, पता चला गिर गया नीचे, और बुलेट जाके सीधे उसके सर में लग गई, ठीक है, या उसका पैर टकरा गया किसी पत्थर से, भाग रहा था आगे, नीचे गिर गया, जैसी गोली चली तो सीधे पत्थर, गोली तो मार रहे थे पैर में, लग गई जाके कहाँ, सर के अंदर, सही है, बात क्लियर है। चलो इसके बाद आगे कह रहे हैं क्या कि भाई एक्सेप्शन 4 कह रहा है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्री मेडिटेशन। पहली बात कह रहा है प्री मेडिटेशन, देखो प्री मेडिटेशन अभी पहले भी पढ़ा था उस वाले प्राइवेट डिफेंस वाले में, हाँ, बिना प्री मेडिटेशन के, विदाउट प्री मेडिटेशन, और सडन फाइट, कोई सडन फाइट हो गई आपकी इन द हीट ऑफ पैशन, a sudden quarrel without the offenders having taken undue advantage or acted in cruel or unusual manner। देखो क्रूअल से याद आया, अभी मेरठ का एक बड़ा प्रकरण उसमें है, क्या बोलते हैं, चर्चाओं में, एक कोई महिला है, उसने अपने जिसके साथ उसका अफेयर था अपने पति को मारकर उसकी लाश को काटकर कुछ 17-18 टुकड़ों में और सीमेंट के ड्रम में जमा दिया, क्रूअल है। कह रहा आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हो जाता है, अचानक सडन। अब देखो सडन है नहीं है कोई चीज, ये कौन सा क्वेश्चन होगा, फैक्ट का क्वेश्चन होगा। कोई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना, बिना प्री मेडिटेशन के पहले से नहीं सोच के बैठे थे कि जरा ये कुछ बोले और मैं कुछ करूं फिर, हाँ, पूर्व चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना, या क्रूरता या आप प्रेत रीति से, या फिर कैसे अनयूजुअल मैनर से, जैसे सपोज करो भले ही तुम्हारी लड़ाई हो गई, भले ही आपकी क्या हो गई, लड़ाई हो गई, सडन फाइट हो गई किसी से, सडन फाइट हो गई, अब पता चला बगल में ही क्या था, एक नारियल का ठेला खड़ा था, वो जिसपे गणासा रहता लंबा सा, वो काटने वाला, क्या नारियल, आपने सीधे क्या करा, या पता चला वो श्रोता होता था एक, वो जिससे वो काटते हैं आम कच्चा, पता चला आपने क्या करा, आदमी के पहले हाथ रखे उसके अंदर, उसके हाथ काट दिए, उसके बाद उसकी गर्दन फंसाई, गर्दन काट दी, उसकी टांगे टुकड़े टुकड़े कर दी, लाश के पूरी सड़क के ऊपर खून ही खून। ये बताओ किसी को मारने का यूजुअल मैनर है, बताओ यूजुअल मैनर है, वो उसने अपने पति की लाश काट दी 17 टुकड़ों के अंदर, सीमेंट में जमा दी, यूजुअल मैनर है, नहीं है बेटा, नहीं है यूजुअल मैनर। और दूसरा कह रहा है किसी क्रूअल मैनर के अंदर ना करो आप अपराध, भले ही तुम्हारी फाइट हो गई लेकिन क्रूअल मैनर के द्वारा आपने अपराध नहीं करा, मृत्यु कारित नहीं करी है, ठीक है, या कोई अनड्यू एडवांटेज लेके या प्री मेडिटेशन से काम नहीं करा है, तो भाई साहब
आपका काम आपराधिक मानवता के अंदर आएगा, मर्डर के अंदर नहीं आएगा। और इसके बाद एक्सप्लेनेशन में सीधे यही कह रहा है कि भाई इट इज इमैटीरियल, ये तात्विक नहीं है कि इन सच केस विच पार्टी ऑफर्स द प्रोवोकेशन और कमिट्स द फर्स्ट असॉल्ट, कि किसने पहला हमला किया ये आवश्यक नहीं है। देखो सडन क्वेरल, सडन प्रोवोकेशन वो क्या होती है आपकी क्वेरल, अचानक से लड़ाई हो जाना, कोई प्री मेडिटेशन नहीं था। पता चला जैसे कभी कभी क्या होता है, ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में हमारे यहाँ एक सर है, हम जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं हमारे एक सर है, तो वो अभी होली से लौट के आ रहे थे, प्रयागराज से लौट कर, ठीक है। तो उनका रिजर्वेशन था एसी सेकंड क्लास के अंदर। अब उस एसी सेकंड क्लास के अंदर लगभग 20-25 लड़के थे जो चढ़े थे कहीं से, पता नहीं अलीगढ़ जाना था उन्हें। तो वो क्या लड़के थे, बिना टिकट थे उनमें से कई, और वो उनकी सीट पे जाके बैठ गए थे। अब उन्होंने कहा, अब वो भी लंबे चौड़े एकदम, उनके पिताजी भी दरोगा हैं भाई साहब, उनकी पर्सनैलिटी भी एकदम दरोगा वाली। तो उन्होंने उससे कहा भैया, प्यार से बोला भैया उतर आओ नीचे, हाँ हट जा हमारी सीट है भैया। तो वो कह रहा है उधर जाके बैठ जा कोने में, लड़का ये कह रहा है उधर जाके बैठ जा कोने के अंदर। उन्होंने कहा अच्छा बेटा। अब वो भी वैसे तो बहुत शांत मन के हैं, लेकिन गुस्सा आ गया उन्हें भी, सही है। तो बात आगे बढ़ गई। अब भाई एक आदमी है, वो 20-25 आदमी है, हाँ तुम्हें लग रहा है। तो ये क्या कह रहा है, सडन एकदम पता चला हीट ऑफ मोशन। अब वो कोई लड़ने थोड़ी निकले थे घर से, वो तो बेचारे हमारे यहाँ आ रहे थे, हमारी सिटी आ रहे थे लौट के वापस होली मना के अपने घर से। हुई सडन लड़ाई, रिक्शे वालों में लड़ाई हो जाती है, दो बाइक वाले जरा सी टच हो गई, लड़ गए, सड़क पे देखे लड़ते हुए, सडन फाइट बिना किसी उसके। बात क्लियर है। पांचवा एक्सेप्शन कह रहा है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज, जिसकी डेथ कॉज हो रही है, बीइंग अबव द एज ऑफ 18 ईयर, जिसकी उम्र है 18 साल से ऊपर, एंड सफर्स डेथ ऑफ टेक द रिस्क ऑफ डेथ ओन कंसेंट। और वो क्या दे रहा है, मृत्यु सहन करने के लिए, उस मृत्यु का जोखिम उठाने के लिए क्या दे रहा है, अपनी सहमति दे रहा है, पर्सन कंसेंट दे रहा है। जैसे इसके अंदर एक दशरथ पासवान का केस है। किसका केस है, दशरथ पासवान का। उसमें क्या था, मतलब एक था लड़का, हाई स्कूल में फेल हो गया था वो, तो उसने अपनी वाइफ से बोला भाई देखो ऐसा है, अब तो भैया जीवन को समाप्त करना ही सही है, अब तो फेल वेल हो गए, जिंदगी में कुछ होना नहीं है। तो बोला, तो वाइफ बोली हम भी निपट जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ तुमने मर जाओगे तो हम भी मर जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो बोला चलो ठीक है। तो वाइफ कहती है एक काम करना, ये मान के चलो कोई लवर है तो ठीक है। उन्होंने कहा अब तो इस भैया इस क्रूअल दुनिया के अंदर हमारा कुछ नहीं है, अब ये क्या बोलते हैं समाज, ये लोग हमें एक नहीं होने देंगे जीते जी, तो हम क्या करते हैं, जीते जी यहाँ एक नहीं हुए तो ऊपर एक हो जाएंगे, हमारी आत्माओं का मिलन हो जाएगा। हाँ तो दोनों एक बंदूक लाते हैं, कट्टे लाते हैं, लड़का लड़की के सर पे, लड़की लड़के के सर पे लगा रखी है बंदूक। लड़की ने बोला कि जैसे वो पहला निवाला तुम खाओ, पहले आप। लड़की ने बोला पहली गोली आप चलाना, उसके बाद मैं चलाऊंगी। लड़के ने चला दी गोली, हाँ लड़के ने गोली चला दी, लड़की टाएं। अब जैसे इसकी चीख निकली भाई साहब, अब वो कहाँ गोली चला रही, वो तो नीचे लेट गई। अब लड़का कह रहा है अरे मार उठ, मुझे तो मार, मेरा क्या होगा, मैं तो रह गया, अब तो तू ही मुझे अकेला छोड़ के चली गई बेटे, अब कैसे होगा आत्मा का मिलन, समझ रहे हो। तो कोई व्यक्ति सहमति दे रहा है मार दो, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर, कह रहा सहमति तो मारो, हाँ तो वो मर्डर ना कहला के क्या कहलाएगा, कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। बात समझ में आ गई आपको, बताइए जल्दी से। हाँ भैया बताओ फटाफट। देखो कुछ केसेस हैं जो रिलेटेड है सडन प्रोवोकेशन से, केएम नानावती का हो गया, आर वर्सेस डफी का हो गया, ठीक है। फिर एक्सीड फोर्स ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस में एक केस है दशरथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। एक्सेस ऑफ यूज ऑफ पावर में इसमें है आपका सत्यवीर सिंह राठी वर्सेस दिल्ली का केस, ठीक है। ये सारे केस मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, उन नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्या क्या हेल्ड हुआ है वो भी सब इसमें मिल जाएगा आपको, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी स्टोरी, बस केस का नाम पता हो इतना सफिशियंट है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बेरेक्ट की तरफ, फिर वापस एक्सेप्शन ये सारे हो गए। देखो एक बात मेरी ध्यान से सुन लें, एक एक इलस्ट्रेशन इसका गहराइयों से पढ़ लें, एक एक इलस्ट्रेशन, इस जो भी दृष्टांत है सब पढ़ने हैं आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। पेपर बेटा दृष्टांत से आता है आईपीसी का, उसका बीएनएस का, इसका, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का इरादा था उसके अलावा किसी अन्य की मृत्यु कारित करके आपने सदोष मानववध कर दिया। मतलब मारना चाहते थे किसको, छेदी सिंह को, और मर गया उसके सामने वो टिल्लू जो रहता था साथ में, जो फोटोग्राफर, वो कहता रहता भैया जी स्माइल, हाँ ऐसा कुछ काम कर दिया तुमने। कह रहा है अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं इतने एग्जाम्पल लेता हूँ मूवी के, आप लोगों को बेहतर तरीके से एग्जाम्पल समझ में आते नहीं आते, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ अगर आपने मूवी देख रही है तो ऐसे एकदम दिल को छू जाता होगा ना एग्जाम्पल, बताओ। एग्जाम्पल नहीं, लॉ दिल को छू जाता होगा, बताओ, है ना। देखो हमारे एक सर थे क्या, सर हैं अभी भी, बहुत दिल के करीब है वो भी हमारे। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, ये बात बता रहा हूँ मैं 2016 की। उन्होंने बोला क्लास में वो आईपीसी पढ़ाते थे, सही है, यादव जी हमारे बहुत बढ़िया आदमी है। वो मुझसे बोले विशेष बेटा देखो लॉ सीखने का क्या बोलते एक तरीका है क्या, कि अपने ऊपर एक मुकदमा लगवा लो, अपने ऊपर एक मुकदमा करा लो, सारा लॉ सीख जाओगे। तो उन्होंने ये बात जब कही थी, मजा आता है, तो उन्होंने जब ये बात मुझसे कही थी तो मैंने उनसे कहा सर अगर अपने ऊपर मुकदमा लग गया तो भारी पड़ सकता है। तो बोले हाँ यार भारी तो पड़ेगा, लेकिन लॉ अच्छे से सीख जाओगे, कोर्ट कचहरी के जब चक्कर लगेंगे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है, ये इतने 7-8 साल बाद ये रियलाइज होता है कि भाई ये जरूरी नहीं कि अपने ऊपर मुकदमा लगवा के ही लॉ सीखा जाए।
हम अपने आसपास देखो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है जैसे वोल्टेज मीटर, जब इनपुट होता है तभी आउटपुट होता है। देखो आप और हम अपराधी तो है नहीं, अपराध करते नहीं है, तो हमें ऐसी चीज चाहिए जहां से हम अपनी लाइफ को, अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड को, क्रिमिनल माइंड को, लॉ वाले माइंड को कनेक्ट कर सकें। तो उसके लिए जरूरी है, एज अ लॉ स्टूडेंट होने के नाते मैं सभी अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आप क्राइम से रिलेटेड हर एक मूवी देखें। क्राइम से रिलेटेड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल तो देखो मैंने, आप अगर सोचोगे ना बैठ के, तो सारे एग्जाम्पल मैंने मूवियों से पढ़ा दिए आपको। मैं ये एग्जाम्पल तो यूज ही नहीं करता हूँ, तो वही आते हैं बिल्कुल थर्ड क्लास, समझ रहे हो, सब ऐसी बता देता हूँ। तो जब तक दिमाग में इनपुट नहीं जाएगा तो सोच क्या पाओगे आप। जैसे ट्रेन में वो किल वाले में फेंका था, वो अभी देखी थी मैंने कुछ दिनों पहले, 2-4 महीने पहले। बात आ रही है, समझ में आ रही है। तो आप जितनी क्रिमिनल सीरीज हैं, वेब सीरीज हैं, जैसे क्रिमिनल जस्टिस, सही है, एक बंदा काफी है, ये सब आपको देखनी चाहिए। और हमारे जो ओझा साहब है, अवध ओझा साहब का नाम सुना है आपने, वो कहते हैं जो आदमी हफ्ते में एक पिक्चर नहीं देखता है वो तो है ही बेकार जिंदगी में, पैदल है वो जिंदगी से। सही कह रहे हैं वो, क्योंकि भाई साहब थॉट्स कहाँ से आएंगे, दिन भर तो आप पढ़ाई करते रहते हो। मान के चलो अगर आप जारी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आपको दीन दुनिया का क्या पता। कोई क्राइम ऑफेंस, मेरे स्टूडेंट कहते हैं सर आपको इतने तरीके पता है मर्डर करने के कि कभी करना पड़ा तो आपसे आगे पूछेंगे हम मर्डर, समझ रहे हो, लाश गायब करने के बहुत सारे तरीके मेरे पास। चलो अब आगे आ जाओ। तो क्या कह रहा है ये कि भाई यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कृत्य के द्वारा जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करने का हो, या जिससे वह जानता हो, देखो इंटेंशन और नॉलेज दोनों बात कह दी इस बेचारे ने, इंटेंशन नॉलेज, ठीक है, whose death is neither intended not knows himself to be likely to cause the culpable homicide committed by the offender is description it would be been if he had caused that death of person knew himself likely to cause death। देखो इस सेक्शन का एक दूसरा नाम और है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ट्रांसफर ऑफ मैलिस इसका दूसरा नाम है, इसका टाइटल है, इसको याद रखना, पूछ लेते हैं पेपर में कभी कभी, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस। क्लियर। तो कह रहा है भैया क्या बोलते हैं, जिसकी मृत्यु कारित करने का ना तो उसका आशय था ना ही संभाव्य जानता था। यानी तुम ये नहीं जानते थे कि पता चला वो छेदी से हट जाएगा, वहां से वो भैया जी स्माइल प्लीज वाला आ जाएगा पीछे और उसके लग जाएगा। जैसे वो सीरियल नहीं होते उसमें क्या होता है, पति को कोई गोली मार रहा, पत्नी बीच में पेट पकड़ के आ जाएगी, उसके लग जाएगी गोली, समझे। तो उसको थोड़ी मारना चाहते, पति को मारना चाह रहे थे तुम तो, कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा। आपराधिक मानव वध करे तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता है। यानी मान के चलेंगे उसने क्या करा है, आपराधिक मानव वध करा है। बात क्लियर है, बताओ। इसके बाद क्या रहे हैं, पनिशमेंट फॉर मर्डर, इसको और पढ़ लेते हैं। पनिशमेंट फॉर मर्डर, मर्डर की पनिशमेंट क्या है, मर्डर पढ़ के आए हम कौन से सेक्शन के अंदर, हम पढ़ के आए आपके 101 के अंदर, 103 में इसकी पनिशमेंट है। तो कह रहा भैया पनिश विद डेथ, या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा प्लस फाइन दिया जाएगा। ये है इसकी पनिशमेंट 101 की 103 में, अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद 103(2) जो है, 103(2) जो है ये क्या बता रहा है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन द कॉन्सर्ट कमिट्स मर्डर, जब 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह क्या करता है, मर्डर कमिट करता है। ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पे, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, किसी व्यक्ति के मूल वंश पे के बेसिस पे कि आप इस मूल वंश से हैं, आप इस जाति इस समुदाय से रिलेट करते हैं, आप जैसे ट्रांसजेंडर हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आपका जन्म स्थान ये है। एक बार हम कहीं गए थे, पता है, हम यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश वालों को तो लोग भैया मानते हैं, पता नहीं क्यों, सही अच्छे भी लोग हैं, और सही देखो हर एक जगह अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब जगह कहीं अच्छे ही लोग मिलेंगे। तो हम कहीं गए थे, उधर गए थे, शिरडी गए थे, तो वहाँ पे एक हमें कोई आदमी मिला तो बोला हो यूपी से हो भैया हो, पता ऐसे देख रहा था, मतलब बिल्कुल पता नहीं हमने कौन सा अपराध कर रखा हो, मतलब उसका बिहेवियर मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो कोई जन्म स्थान के बेसिस पर, भाषा के बेसिस पर आपके, आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको पता है अलग अलग स्टेट्स के अंदर। व्यक्तिगत विश्वास के तौर पे, व्यक्तिगत विश्वास क्या, जैसे एक अफवाह फैली थी कोरोना के टाइम पे, क्या अफवाह फैली थी कि बच्चा चोर वाली, चुड़ैल वाली वो चोटी काट रही थी उत्तर प्रदेश में, हाँ, या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा, जुर्माने से भी सेम सजा, क्या डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। इसे हम बोलते हैं मोब लिंचिंग। क्या बोलते हैं, मोब लिंचिंग, यानी भीड़ द्वारा हत्या कारित करना। नहीं, न्यूली एडेड है ये, क्या है, न्यूली एडेड, याद रखना इसको आप, क्लियर। इसके बाद अब उसकी पनिशमेंट और पढ़ लेते हैं एक बार, अच्छा इसको भी पढ़ लेते हैं 104 को। देखो बेटा 104 लाइफ कन्विक्ट वाला जो है ना, आजीवन सिद्ध दोष वाला, इसको खत्म कर दिया गया था मीठू सिंह के केस में, याद है, मीठू सिंह के केस में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, लेकिन ये क्यों आ गया यहाँ पे, हाँ कॉपी पेस्ट करा के उन्होंने, कॉपी पेस्ट नहीं करा बेटा, सही है, यहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, लेकिन अब क्यों है यहाँ पे, फिर भी क्यों आ गया, भी मुंह उठा के तुम। देखो एक अंतर है, क्या था कि देखो जैसे जुडिशरी है, तो जुडिशरी के ऊपर आप ये बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि आपको यही सजा देनी है, आपको बिल्कुल फिक्स नहीं कर देना कि आपको पर्टिकुलर यही पनिशमेंट दे सकते हो और कोई पनिशमेंट ही नहीं दे सकते हो। जैसे जब भी आपने पनिशमेंट पढ़ी हो तो वहां पढ़ा होगा
3 वर्ष तक का कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, या मृत्युदंड या आजीवन कारावास। कभी ये पढ़ा है कि केवल मृत्युदंड ही मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं उसके अंदर, तो इस वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा था। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करी, यहाँ पे सजा बढ़ा दी है। लाइफ कन्विक्ट का मतलब होता है पहले किसी को क्या है, कह रहा है जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए, यानी तुम आजीवन कारावास का दंडादेश भोग रहे हो जेल के अंदर, और एक और मर्डर कर दिया तुमने, सही है, हत्या करेगा, क्या करेगा, हत्या करेगा, मर्डर करेगा, तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास से। देखो 2 पनिशमेंट हो गई, पहले 1 थी और अब 2, पहले बोलती नहीं थी और अब बोलने लगी, वो बालक कहता है, तो 1 और अब हो गई है 2, तो इसीलिए अब क्या है, ये लीगल है, जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है, यानी कि नेचुरल लाइफ जो उसकी बची है ना, जीवन की आखिरी सांस तक अब वो अंदर ही रहने वाला है आजीवन कारावास में, हाँ, या फिर मृत्युदंड। हाँ बिल्कुल सलोनी जी, यही बात है, इस बात को भैया बहुत अच्छे से याद रखना। पहले केवल यहाँ पे क्या था, डेथ था, अब यहाँ पे लाइफ इंप्रिजनमेंट भी कर दिया है, और लाइफ इंप्रिजनमेंट कौन सा वाला, नेचुरल डेथ तक, जब तक आपका सामान्य जीवन रहेगा तब तक आप जेल के अंदर ही रहेंगे, बात खत्म। अब जल्दी से कल्पेबल होमिसाइड की सजा देख लेते हैं, फिर बात होगी आगे कल। कह रहा है हूएवर कमिट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसको पनिशमेंट कितनी होगी। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ क्लॉज है, कह रहा है शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर बट मे एक्सटेंड टू 10 ईयर and shall also be liable to fine if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। तो कह रहा है अगर वो इंटेंशन से किया जा रहा है क्या, डेथ कॉज करने के, यानी ये पहले क्लॉज की बात कर रहा है, 100 का पहला क्लॉज जो मैंने पढ़ाया था, इंटेंशन टू कॉज डेथ, वही भानु प्रताप की खीर में जहर, और कह रहा है कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, नंबर 2 क्लॉज। तो यहां सजा क्या ही, यहां बता रहा है शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इंप्रिजनमेंट नंबर 1, और इंप्रिजनमेंट किसी भी डेस्क्रिप्शन का हो सकता है, मतलब सादा कठिन कुछ भी। आगे कह रहा है डेस्क्रिप्शन फॉर और के बाद कह रहा था शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर एक्सटेंड टू 10 ईयर, यानी कि अगर आप 101 और 102 यानी कॉजिंग डेथ या बॉडीली इंजरी जो लाइकली थी उस केस के अंदर डेथ कॉज कर रहे हो, तो आपको या तो क्या मिलेगा, या तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा या 5 साल से लेके 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिलेगा, मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 10 साल तक का लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा, जो इधर डेस्क्रिप्शन का हो सकेगा, प्लस फाइन भी मिलेगा, क्या फाइन भी अवॉइड किया जाएगा वहां पे। बताओ बात क्लियर है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है और सही है, क्या कह रहा है कि भाई विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डेस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड विद फाइन, और कह रहा है आगे कि अगर इफ द एक्ट इज डन विद द नॉलेज, अगर नॉलेज के द्वारा कार्य कर रहे हो, यानी ये आ गया 100 का 3 नॉलेज वाला क्लॉज, तो 100 के 3 में जो क्लॉज था नॉलेज वाला, उस क्लॉज में अगर आप किसी की क्या कर रहे हो, मृत्यु कारित कर रहे हो, तो कितनी सजा है, तो बता रहा है भाई एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड विद फाइन। तो भैया अब क्या है, अप टू 10 ईयर 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट और प्लस आपका फाइन। देखो अलग अलग सजाएं याद रखना, ठीक है, बात समझ में आ गई, बताओ बात समझ में आ गई इतने आपके। तो आज हमने पनिशमेंट ये सब कवर कर लिया, बताओ क्लियर है, जल्दी से बताइए क्लियर है मामला। हाँ सलोनी जी बिल्कुल, ऑप्शन जोड़ दिया गया है ये, बताओ क्लियर है मामला। ओह अब ये नेग्लिजेंस ये कल चर्चा में आएगा। देखो 106(2) अभी एनफोर्स नहीं हुआ है, बाकी पूरा बीएनएस एनफोर्स हो गया, इस बात का ध्यान रखना। 106(2) एनफोर्स नहीं हुआ है, ये वाला एनफोर्स हो गया है, पहला ऊपर वाला जो क्लॉज है इसका, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ये सब अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। बताओ क्लियर है इतना मैटर, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए प्लीज। देखिए आरजेएस का बैच जो मैंने आपको बताया था बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, और पढ़ाने का तरीका आप समझ ही चुके होंगे। नोट्स स्ट्रक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिए ग्रुप में, कोई अगर सैंपल नोट्स देखना चाहे तो हमारा टेलीग्राम का जो ऑफिशियल ग्रुप है टारगेट फॉर आईक्यू के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लगभग 12-15 हज़ार बच्चे हैं उसके अंदर, आप उसमें देख सकते हैं नोट्स का पैटर्न क्या है, ठीक है, और जो भी डेमो वगैरह क्लासेस है सब उसमें अपलोडेड रहती हैं, आप उसमें वॉच कर सकते हैं। क्लियर। और सेपरेट क्रिमिनल लॉ का बैच हमारा चल ही रहा है जो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आरजेएस का बैच भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और एक कुछ नया लेकर आने वाले हैं आपके लिए बहुत जल्दी, ऐसा जो आज तक किसी जुडिशरी के किसी प्लेटफॉर्म पर किसी कोचिंग ने आज तक नहीं चलाया होगा, ऐसा कुछ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। तो सब्र रखिए थोड़ा सा, क्योंकि समय की थोड़ी हमारे पास पाबंदी है, हम भी बहुत जगह एंगेज्ड हैं, क्लियर, पढ़ाई में पढ़ाने में भैया समय नहीं है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना हम ले आते हैं अभी तक, क्लियर। तो अब मुलाकात होती है आपसे कल, सारा रिवीजन कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है, और नोट्स गो थ्रू करते रहिए फटाफट, क्लियर, क्योंकि वैकेंसी कई हैं आगे, कई वैकेंसी में फिर से कह रहा हूँ। चलिए टेक केयर।